अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो पहला बात कर लेते हैं मेटल और इधर बात कर लेंगे हम लोग नॉन मेटल के बारे में। इसमें जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग बात कर लें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है पहले ये जान लें। हालांकि इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को ही नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost orbit of an atom is known as valence electron. In the case of metal, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका वही वैलेंसी भी हो जाएगा। तो यहां मैं आपको बता दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बारे में बात हो रही है। तो मेटल जो है, मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1, 2 और 3 ही होगा। इसके आगे की काम मेटल का नहीं है। यानी कि जितने भी मेटल हैं उनका वैलेंसी या यूं कहो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कभी भी होगा तो 1, 2 या 3 होगा। वहीं पर यदि नॉन मेटल की बात कर लें, नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल में आपका क्या है, कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं 5, 6, 7 5, 6, 7 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 8 क्यों नहीं होगा? 8 भी होगा, 8 भी होगा। 8 किसका होगा? तो जो स्टेबल है यानी कि जो इनर्ट गैस है उसका हो जाएगा क्या? 8। अब इनर्ट गैस क्या? तो जिस किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए उसको नाम देते हैं हम लोग कौन सा गैस? इनर्ट गैस या नोबल गैस। हाँ, तो 5, 6 और 7 तो होगा ही होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है 1, 2, 3 स्टैंड फॉर मेटल, 5, 6, 7, 8 स्टैंड फॉर नॉन मेटल, तो 4 क्या झुंझुना बजाएगा? नहीं। कार्बन यदि है, कार्बन यदि है तो 4 होगा नॉन मेटल का भी, लेकिन बाकी के लिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन जिस ग्रुप का मेंबर है बाबू, उस ग्रुप के नीचे के जो पोर्शन हैं वो क्या है? मेटेलॉइड हैं। कार्बन के नीचे आप देखोगे तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है। और यहां हम लोगों ने बात कर रखा है मेटल और नॉन मेटल का, इसीलिए यहां मैंने 4 नहीं लिखा था। 4 यदि कार्बन है तो 4 होगा, बाकी के लिए ये चीज नहीं होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, फॉर्मेशन ऑफ आयंस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आयंस की बात करेंगे। तो ये आयन है क्या? आयन के बारे में आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में। अब आप बार बार मैं आपको कहता हूं कि आपने ये चीज पढ़ रखा है 9th में, तो सब जब 9th में पढ़ ही लिए हैं तब काहे पढ़ रहे हैं? कारण है इसका। 9th में आपने बेस तैयार किया छत पर चढ़ने के लिए, तो छत पर अब चढ़ेंगे तो भाई धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ना ना पड़ेगा। तो बेस मजबूत है तब ना सीढ़ी काम करेगा। तो क्या है कि आयन की बात कर रहे हैं। तो आयन होता क्या है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया, मेटल है तो, नॉन मेटल यदि है तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या है कि वो चार्ज हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज।
तो क्या है कि दोनों आपस में बैलेंस हो जाता है, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर किसका, मेटल का। मेटल जो है आपको इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैंने आपको जब मेटल का डिफिनीशन दिया था वहां भी बताया था कि दोज एलिमेंट विच लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स। तो मेटल के केस में बात करेंगे तो आपको सोडियम की बात कर लेते हैं। हाँ, सोडियम की जब बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 281। हाँ, तो ये जो 281 लिखते हो तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये जब कभी भी लूज करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी कि सोडियम यदि है तो इसमें से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो वो सोडियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम की बात कर लो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये कैल्शियम 2+ का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से यदि हम नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल में क्लोरीन का ले लो। क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 17। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 287। स्केल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इट मीन्स वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो क्लोरीन की बात करें तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करोगे आप तो Cl- लेते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है क्लोरीन का वो तो है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 18। तो निगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया यहाँ, तो निगेटिव का कैरेक्टर ऊपर यानी कि माइनस इसके ऊपर आ गया। इसी तरीके से यदि आप सल्फर की बात कर लो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा इसको, तो ये सल्फर 2-। हाँ, तो यहां से आपका क्या है कि आयन का फॉर्मेशन का पता चला कि किस तरह का होता है। एक कैटायन का फॉर्मेशन करता है तो दूसरा एनायन का फॉर्मेशन करता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद का मैं आपको बता दूं, डिस्चार्ज ऑफ आयंस की बात करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ आयंस की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा, ये डिस्चार्ज कौन करेगा, तो जिसके पास ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज करेगा, यानी कि छोड़ेगा। तो छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ, पॉजिटिव वाला यदि गया तो निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव वाले के पास से यदि गया तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो यही चीज है कि जो पॉजिटिव होता है उसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड वाले में कैथोड और एनोड की बात करते हैं। तो यदि मेटल डिस्चार्ज हुआ, मेटल का इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुआ तो कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर। कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तब। यही यदि हम नॉन मेटल की बात कर लें तो ये एनोड के पास जाएगा। अगली बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी की बात करें, अब ये होता क्या है एटॉमिसिटी, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, एटॉमिसिटी। तो मेटल को कभी भी आपने डायएटॉमिक ट्राइएटॉमिक फॉर्म में नहीं देखा होगा। मेटल जब भी आपने देखा होगा तो वो ऑलवेज इन मोनो एटॉमिक फॉर्म में देखा होगा आपने। किस फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में आपने इसको देखा होगा। मोनो एटॉमिक फॉर्म कहने का मतलब क्या, सिंगल एटम के रूप में, यानी कि आपने इसको देखा होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है आपने, नहीं देखा होगा।
क्योंकि होता ही नहीं है तो देखिएगा कहाँ से। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया आपका ये क्या, मोनो एटॉमिक फॉर्म। अब नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब में हो सकता है। जैसे आप मोनो की बात कर लो तो जितना भी इनर्ट गैस है, जितना भी इनर्ट गैस है वो आपका मोनो एटॉमिक होता है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की बात करो डायटोमिक, क्लोरीन की बात करो डायटोमिक, हाइड्रोजन की बात करो डायटोमिक, हाँ ट्राइएटॉमिक भी होता है। जैसे ओजोन की बात कर लो तो ये ट्राइएटॉमिक है। इसी में आप और भी देख सकते हैं, यानी कि आपका नॉन मेटल जो है वो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं P4 भी होता है, यानी कि ये पॉलीएटॉमिक हो सकता है। मेटल जब कभी भी होगा तो मोनो एटॉमिक होगा, नॉन मेटल आपका मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हो सकता है। तो यहां तक का तो क्लियर है। इसके बाद का जो पार्ट है वो है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ऑक्साइड के नेचर की बात करते हैं। तो ऑक्साइड का नेचर कैसा, तो आपने एसिड बेस चैप्टर का यदि वीडियो देखा होगा, जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर के उस चैप्टर को पढ़ देख लेंगे। सब्सक्राइब करिए, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा इस चैनल के थ्रू आप तक मैसेज जाएगा, आप वहां से उस चैनल का नया वीडियो जरूर देखें, ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके पास वो क्लियर कट रहेगा। शिवांश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लें तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड की बात करेंगे पहले। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, हाँ जनरली ये क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये। अब बेसिक ऑक्साइड्स है तो बेसिक ऑक्साइड्स में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब जो है आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। लेकिन एक और टाइप का मैं आपको बता दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ये कैसा ऑक्साइड भाई, तो इसके लिए मैंने आपको शायद एसिड बेस चैप्टर में बताया है कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको नाम देते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में बोलेंगे तो द्विधर्मी ऑक्साइड। इसका दो गो धर्म है, एक धर्म वाला तो भाई एक ही को फॉलो करेगा ना, लेकिन ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि द्विधर्मी ऑक्साइड, नाम ही इसका द्विधर्मी एम्फोटेरिक, यानी कि ये दोनों को फॉलो करेगा, एसिड के साथ में भी रिएक्ट, बेस के साथ में भी रिएक्ट, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन करना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको यहां बता दूं, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और आपका लेड ऑक्साइड। ये तीन जो है आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कहने का मतलब ये कि ये तीनों में से कोई भी रहा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड में से तीनों में से कोई रहे, पूछा जाए कि एम्फोटेरिक है या नहीं है, तो ये एम्फोटेरिक है। अब यदि पूछा जाए कि क्यों है, तो क्या कहेंगे कि एसिड और बेस दोनों के साथ में जब रिएक्ट किया तो नाम देंगे क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये तो था आपका मेटल वाली बात। नॉन मेटल की तरफ से यदि देखें तो नेचर ऑक्साइड का कैसा होता है,
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो आपका जनरली एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है या फिर न्यूट्रल नेचर का होगा। याद रखने वाली बात है, नेचर मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक और एम्फोटेरिक था, लेकिन नॉन मेटल जो ऑक्साइड है तो वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक नेचर का कौन कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या आपका P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या NO2, ये जो है आपका एसिडिक इन नेचर होता है। याद रखने वाली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, P2O5, NO2, ये जो है आपका एसिडिक इन नेचर होता है। न्यूट्रल की बात कर लें, न्यूट्रल नेचर कौन सा करेगा, तो मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या फिर आपका N2O, और सबसे बड़ा बात तो ये H2O न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में भी एसिडिक और न्यूट्रल, लेकिन मेटल का ऑक्साइड इट में बी बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। क्लियर है यहां तक। तो ये हम लोगों ने अभी जो देखा वो था क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। अब जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में इसका कैसा रिएक्शन होगा। हाँ, तो एसिड के साथ में कैसा रिएक्शन, तो देखिए जहां मान लेते हैं कि M नाम का कोई मेटल है, HCl के साथ यदि रिएक्शन किया है तो क्या बनाएगा, MCl2 प्लस H2। हाँ, M नाम का कोई मेटल है, यदि H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, MsO4 प्लस H2। यानी कि यदि, और मैं आपको बता दूं ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा, मेटल है HCl के डाइल्यूट फॉर्म के साथ जब रिएक्ट किया तो MCl2 और H2 बनाया। M के जगह कोई मेटल रख के देख लो। बैलेंस करने के व्यू से मैंने बताया है, मेटल्स जब जो कि आपको एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है उसकी बात कहा है, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो यूजुअली जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम करता है। रिप्लेस करेगा तो इस तरह का कुछ बनेगा, लेकिन यदि यहां पर आपका सोडियम हो जाए तो क्या ये 2 होगा, नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके चलना है। अगला जो पार्ट, अच्छा नॉन मेटल के साइड का भी देख लें जरा। तो नॉन मेटल के साइड का यदि आप देखोगे तो कहता क्या है कि नॉन मेटल जो है ना आपका, वो डाइल्यूट HCl हो या डाइल्यूट H2SO4 हो, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो काम ही खत्म हो गया नॉन मेटल का। रिएक्शन करवे नहीं करेगा तो फिर काय को उस पर दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है। अगला जो पार्ट है वो कहता है कि क्लोराइड जो फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा। मेटेलिक क्लोराइड यदि है, मेटेलिक क्लोराइड यदि है तो उसका नेचर कैसा होगा, तो दिमाग लगाने वाली बात है। पहला ही एग्जाम्पल, जैसे ही मेटल क्लोराइड आता है तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में मैं आपको चैप्टर 1 से ही बताते आ रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड।
हाँ, यानी कि ये आयोनिक नेचर शो करेगा। ये जो है आपका सोडियम प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर। सोडियम के पास क्या था? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। क्लोरीन भाई साहब को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन में चला गया, तो नाम देते हैं क्या उसको हम लोग? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये मेटल का जो क्लोराइड होता है वो जनरली आपको आयोनिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटल वाले की बात कर लें जरा, तो मैं आपको बता दूं नॉन मेटेलिक क्लोराइड जो होता है वो जनरली कोवैलेंट इन नेचर होता है। जैसे कि आपका ये HCl जो है वो कोवैलेंट इन नेचर होता है, या आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी आपका कोवैलेंट इन नेचर होता है। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होता है आपस में, क्लोरीन और कार्बन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को क्या नाम दिए हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। मेटल वाले में बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यदि बात करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रॉन का गेन करना या इलेक्ट्रॉन का लूज करना? सोचने वाली बात है। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आ रहे हैं, वहां मैंने आपको बता रखा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। यहां पर जब आप देखेंगे तो आयोनिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। कहने का मतलब कि मेटल वाले केस में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि सोडियम यदि है तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज होगा। हाँ, तो यहां जो बना इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, यानी कि इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर होगा? रिड्यूसिंग वाला, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। नॉन मेटल वाले में बात कर लें तो ये क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन था तो क्लोरीन में क्या किए थे हम लोग? इलेक्ट्रॉन को ऐड किए थे, तब ना क्लोराइड का आयन फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन मैंने कहा ना, केमिस्ट्री वो मिस्ट्री है जहां एक्सेप्शन की तो ढेर लगे हुए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जनरली तो नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड।
अब हाइड्राइड की जब बात आई तो ये हाइड्राइड क्या चीज है भाई? नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्रोक्साइड तो सुने थे लेकिन हाइड्राइड नहीं सुने थे। ये हाइड्राइड क्या चीज है? टेंशन नहीं लेने का, हाइड्रोजन को यहां हाइड्राइड का नाम दिया। हाँ, तो कहता है कि मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। क्या लिखा? कि मेटल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, लेकिन बट दे फॉर्म, लेकिन फिर भी यदि ये बना दिया तो कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। बट दे फॉर्म, बट इफ दे फॉर्म, यहां इफ इसलिए लगाए क्योंकि अगर बना दिया तो कहता है दे आर नॉट स्टेबल। वेरी स्टेबल कर लो इसको आप, यानी कि ये कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। जैसे इसका नाम क्या पढ़ोगे आप? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्राइड। आगे बात कर लें तो अब मैं यदि पूछ दूं इसका नाम क्या कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। ये आपका कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। अब नॉन मेटल के तरफ से स्टेबिलिटी की बात कर लें, यानी कि हाइड्राइड के नेचर की बात कर लें तो कहता क्या है? ये आपका नॉन मेटल फॉर्म क्वाइट स्टेबल हाइड्राइड्स। नॉन मेटल जो है आपको हल्का सा स्टेबल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो चीज तो दिखता है, एक तो मीथेन है, दूसरा वाटर। बड़ा सिंपल है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड ही है। नॉन मेटल कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया था? मीथेन। और मीथेन क्या है आपका? स्टेबल हाइड्राइड है। वाटर क्या है? तो स्टेबल हाइड्राइड है। अमोनिया भी जो है आपका स्टेबल हाइड्राइड की तरह बिहेव करेगा। अगला और लास्ट जो है प्रॉपर्टी, वो कहता है कि यदि वाटर के साथ में रिएक्शन करवाना हो, यानी कि रिएक्शन विद वाटर, मेटल को वाटर के साथ यदि रिएक्ट करवाना हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मेटल वाटर के साथ हॉट या कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। मेटल जब हॉट वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यही मेटल जब आपका स्टीम के साथ, वाटर जब आपका स्टीम के फॉर्म में होता है, यानी कि भाप के फॉर्म में होता है, तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। याद रखने वाली बात है, मेटल जब वाटर यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटल में यदि ऐसा करने जाएं तो मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल के साथ में आप ठंडा पानी लो, गर्म पानी लो, चाहे वेपर में उसको आग लगवाओ,
रिएक्शन नहीं करेगा। इस तरह से है क्या कि आपका मेटल नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक हो गया इंड। अब यदि आप लोगों को इससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट में वो क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जहां तक हो सके शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। और शिवांश एजुकेशन हब को मत भूलिए। और मुझे तो बिल्कुल नहीं, मैं हूं गुंजन कुमार, आप देख रहे थे अभी शिवांश एजुकेशन हब।